गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरेंगे जो रेंग कर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जो एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनका रिजल्ट आया है और वो पास नहीं हुए हैं, और जो असफल हुए हैं उन सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है दोस्तों, कि हमें निराश नहीं होना है, हमें हारना नहीं है। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे स्टडी से रिलेटेड हो या ज़िंदगी का कोई इम्तिहान, पास और फेल दोनों होने के चांसेस 50-50 हैं। हमें ये समझना है कि क्या हमारे जो प्रयास थे, उनमें क्या कमी रही है, क्या ऐसा था जिसे हम और अच्छा कर सकते हैं, ताकि अगली बार जब हम एग्ज़ाम दें, तब हमारा रिज़ल्ट सफल आए, तब हम पास हों। सो सबसे पहले दोस्तों, आपको जो करना है वो यह है कि आपको अपने आप को निराश नहीं होना है, आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है। यू हैव टू बी वेरी नॉर्मल। दुःख होना लाज़मी है, पर उस दुःख को दिमाग में चढ़ा लेना कि मैं फेल हो गया, किसी भी एंगल से सही नहीं। सो सबसे पहले यू हैव टू बी वेरी मोटिवेटेड। सेकंड, you have to plan your next journey till the next exam, how you will proceed. You have to understand कि आप कहाँ, क्या चीज़ हमने अपने लेकुना रहा, क्या चीज़ हमने ऐसा मिस किया जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, और क्या चीज़ें हैं जो हम अच्छी कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके किसी भी एग्ज़ाम के अंदर 8 या 10 पेपर होंगे, तो आपके उन 10 पेपर में से कौन से पेपर हैं जहाँ आप कमज़ोर रहे, जो चीज़ आप अच्छी नहीं कर पाए। उसमें भी फर्दर कुछ चैप्टर्स होंगे, कुछ सब्जेक्ट के पर्टिकुलर क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर आप नहीं कर पाए थे। तो आपको सबसे पहले वो आइडेंटिफ़ाई करना है कि वो ऐसी क्या मिस्टेक्स थी जो आपने करी है। क्या मैं मेरे पेपर देते वक़्त मैं स्पीड मेरी कम थी, जिसकी वज़ह से मैं पूरा क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाया। दिस कुड बी वन रीज़न। हो सकता है मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहे थे कि वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। हो सकता है कि आई हैव नॉट प्लान प्रॉपर्ली इन माय एग्जामिनेशन कि मेरे को कौन सा पेपर के अंदर पेपर के अंदर कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले करना है, कैसे मुझे आगे बढ़ना है। हो सकता है हमने फोकस रखा हो कि हम सीक्वेंसिंग में क्वेश्चंस करेंगे 1 2 3 4 5 6, और उस चक्कर में हम जो पहला क्वेश्चन नहीं आता था हमने उस पर अपना टाइम डिवोट कर दिया। या ये हो सकता है कि आपने क्वेश्चन पेपर में जो सबसे ज़्यादा आता था उस पर सबसे ज़्यादा टाइम डिवोट कर दिया। सो प्लानिंग इज समथिंग जो हम मिस कर गए। हो सकता है कि आप पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर चैप्टर पे ज़्यादा फोकस कर गए, जबकि आपने बाकी चैप्टर्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दी। सो लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन। सो आपको सबसे पहले अपना सेल्फ इवेल्युएशन करना है, वेयर आई फील। दोस्तों, एक चीज़ जो हमें समझनी है कि अगर हम किसी भी एग्जाम में पास नहीं हुए हैं, तो हम ये बोलकर नहीं हट सकते कि ये केवल लक की वजह से। कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हमारी रही है। मैं ये नहीं कहता कि 100% मिस्टेक हमारी है, बट मिस्टेक हमारी है। सो वी हैव टू रेक्टिफाई दोस्त, करेक्ट देम एंड वर्क ऑन दोज थिंग्स सो दैट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट हम एकदम फ्लाइंग कलर के साथ में पास हो सके। सो एक एक करके आते हैं। सबसे पहले जो आप कोई भी एग्जाम, अगर आप अपना पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं या आप सेकेंड टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने पेपर की स्ट्रेटेजी को समझना कि एक पेपर में जो हम देने जा रहे हैं उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्या हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं, क्या हमारे सारे लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, क्या हमारा मे बी पेपर पैटर्न इस तरह से हो सकता है कि ये क्वेश्चन हमारा ज़्यादा मार्क्स का है, सबसे स्टार्टिंग क्वेश्चन विच इज़ कंपल्सरी, एंड देन बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो कम मार्क्स के हैं। सो हमें उस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपका जो भी एग्ज़ाम है उसके हिसाब से आपको अपने टीचर के साथ में डिस्कशन कर सकते हैं, अपने कलीग के साथ में डिस्कशन कर सकते हैं जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है या जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, कि हाउ दे आर प्लानिंग। यू कैन डिस्कस विद योर टीचर्स, योर सीनियर्स, कि हाउ वी कैन प्लान based on different paper, different question set, different number of questions, different hours of examination. So उस बेसिस पे you can divide कि आपको कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और उनके हिसाब से आपको कितना कितना टाइम अलोकेट करना है, एंड देन यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंग। सेकंड, आपको क्वेश्चन पेपर में ये ध्यान रखना है कि सिंस हमने पिछली बार प्लानिंग के अंदर कहीं ना कहीं अगर हम मिस करें हैं, तो हमें फोकस करना है कि हम जो अपना टाइमिंग है
हर क्वेश्चन को इक्वली एलोकेट करके रखें। सेकंड, जो क्वेश्चन हमें सबसे ज्यादा आता है, सबसे पहले जो हमें क्लियर है कि ये हमें बिल्कुल आता है, हमें उस पर फोकस करना है, हमें उसको देना है, लेकिन इन द एलोकेटेड टाइम ओनली। इसके बाद में जो क्वेश्चन हमें थोड़ा आता है, थोड़ा नहीं आता है, हमें उस पर फोकस करना है। देन सबसे लास्ट में वी हैव अ टाइम टू थिंक फॉर द क्वेश्चन विच वी डोंट नो हाउ टू आंसर इट। तीसरा हो सकता है कि जब हम बात करते हैं कि मुझे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ही समझ नहीं आया है कि वो किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर आप सीए के अंदर कॉस्टिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं, सो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्वेश्चन असाइनमेंट का है या ट्रांसपोर्टेशन का है। सो आपको उस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमेशा देखना है, इन एवरी क्वेश्चन यू विल फाइंड द हिंट कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। जब आप फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों, क्या हम जो कई बार गलती होती है वो ये होती है कि हम प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे करते हैं, पर उसके पीछे के कंसेप्ट को नहीं समझते। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं कई बार बच्चों से ये पूछता हूँ कि एंट्री, कोई बेसिक सी एंट्री आप उनको देता हूँ कि आप ये जनरल एंट्री बना के दिखाओ, और मुझे बड़ा दुख होता है कि वो एक बेसिक एंट्री नहीं बना पा रहे। उसका रीज़न क्या है कि उन्होंने क्वेश्चंस बहुत करे हैं। हो सकता है कई लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कई जगह जगह पे काम करा है, पर होता क्या है कि दे आर मोर प्रैक्टिकल टुवर्ड्स द वर्क व्हाट दे आर डूइंग, प्रैक्टिकल टुवर्ड्स द क्वेश्चन व्हाट दे आर डूइंग। सो उन्होंने वो क्वेश्चन देखा, कर दिया, क्यों? क्योंकि वैसा उनके दिमाग में सेट था। बट वो जो बेसिक कंसेप्ट है पीछे, जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो इतनी प्रॉपर डेवलप नहीं होती जिससे हम वो आइडेंटिफाई कर सके कि अगर ये एक्स है और मैंने वाई कभी देखा ही नहीं था तो भी मैं उसको सॉल्व कर सकूं। सो आपको जो फोकस करना है वो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि आप कंसेप्ट पे फोकस करें। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे बात करूंगा दोस्तों, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, अगर आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, आप किसी भी तरह का कोई भी लॉ पढ़ रहे हैं, तो आपसे मेरी एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि प्लीज ट्राई टू रीड थ्रू द बेयर एक्ट इंस्टेड ऑफ द बुक्स जो किसी भी ऑथर ने लिखी हुई। आप उन्हें भी पढ़ें, उन्हें भी रेफर करें, एग्जाम के लिए इट्स गुड आप उनको पढ़ रहे हैं, बट आई वुड सजेस्ट टू गो थ्रू द बेयर एक्ट एट द सेम टाइम। थोड़ा सा टाइम हो सकता है आपको ज़्यादा लगे, हो सकता है कि आप बोले कि सर मैं पैसे आधा घंटे में पढ़ पा रहा था, अभी मेरे को 45 मिनट्स या 50 मिनट्स लग रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, ये जो 20 मिनट आप एक्स्ट्रा लगाएंगे, दिस इज एक्चुअली समथिंग जो आपको आपके फ्यूचर में हेल्प करेगी। क्योंकि आप अगर एज अ प्रोफेशनल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी काम, किसी भी प्रोफेशन में कहीं भी जाते हैं, सो व्हाट वुड बी रिक्वायर्ड फ्रॉम यू इज दैट अगर आप सीए या सीएस हैं तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप लॉ को पढ़ सकते हैं, आप लॉ को समझते हैं, बेयर एक्ट को। क्योंकि दोस्तों जिंदगी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बेयर एक्ट। क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग लॉ को लेके आपसे अलग हो सकती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग एक्स से अलग हो सकती है, और कई बार हम जब एक्स की अंडरस्टैंडिंग को अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं तो हम कुछ ऐसी चीज़ें मिस कर जाते हैं जो शायद हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में, जिस काम के लिए, अगर आप खुद का काम कर रहे हैं तो आप खुद के लिए जो काम कर रहे हैं, आप उसमें वो वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे क्योंकि आप एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे काम कर रहे हैं, आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे काम कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया। सो इसीलिए बेयर एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों बैक टू द पॉइंट, तो अगर आप फेल हुए हैं, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज, you have to understand कि मेरी कहाँ मिस्टेक रही है। You can discuss with your seniors, you can discuss with your teacher, you can discuss with your guide and ask them कि सर मैंने ये चीज़ें करी थी, कहाँ मैं मिस हुआ हूँ। आपने अगर कोई मॉडल टेस्ट पेपर दिए हैं, सो अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट कि आपने क्या मिस्टेक्स करी है। आपको दोस्तों, आपको हमेशा पता होगा कि आपकी कहाँ गलती रही है। आपको बस वो सेल्फ इवेल्युएशन करना है, अपने मन की आवाज़ को सुनना है। सच सबको पता होता है, मुझे किसको बताना है ये मेरी इच्छा है। तो वैसी ही बात है, आपको वो समझना है कि क्या गलती मैंने करी है और उसे मैं कैसे सुधार सकता हूँ। और दोस्तों उसके बाद आपके लिए कोई भी सफलता दूर नहीं है। दोस्तों
आज के इस वीडियो को एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं एंड करना चाहूँगा, जो स्टोरी आपको ज़िंदगी का एक लेसन देगी, जो मैंने उससे बहुत सीखा है। एक बार एक गुरु और शिष्य रास्ते में जा रहे थे। एक बड़ा-सा नारियल का पेड़ आया। गुरु ने शिष्य को बोला कि मुझे एक नारियल उतार कर दो। शिष्य आज्ञाकारी था। वो पेड़ पे चढ़ने लगा। नारियल का पेड़ बहुत ऊँचा था। जब शिष्य चढ़ने लगा, तो गुरु कुछ नहीं बोले। वो जब धीरे-धीरे चढ़ते हुए ऊँचाई पर पहुँच गया, गुरु ने उसे कुछ नहीं कहा। नारियल तोड़ा, धीरे-धीरे वो नीचे आ रहा था। जब वो उतरते वक़्त ऊँचाई पर था, गुरु तब भी कुछ नहीं बोले। जब वो ऊँचाई से नीचे की तरफ आ रहा था और ज़मीन से थोड़ा ही ऊपर था, तब उसके गुरु ने उसको कहा कि पुत्र ध्यान से, संभल कर। शिष्य को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैं ऊँचाई पर था, तब तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब मैं ऊँचाई से उतर रहा था, तब भी नहीं बोला। लेकिन अब मैं जब ज़मीन के बहुत पास हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला? जब उनको तब ध्यान नहीं आया जब मैं ऊँचाई पर था। बट गुरु, गुरु है, शिष्य, गुरु की कुछ बात होगी, उसने उनसे नहीं पूछा। गुरु ने, शिष्य दोनों आगे चले। एक नदी किनारे वो बैठे थे, तो शिष्य ने कौतूहलवश अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी, जब मैं पेड़ पर चढ़ रहा था और जब मैं ऊंचाई पर था, तब आपने मुझे नहीं बोला कि पुत्र संभल कर, परंतु जब मैं जमीन से थोड़ा ही ऊंचा था, तब आपने मुझे बोला कि पुत्र ध्यान से। ऐसा क्यों? क्या ऊंचाई पे ज्यादा रिस्क नहीं थी? गुरुजी हंस दिए उसकी बात पर और उसको समझाया कि पुत्र, जब तुम पेड़ पर चढ़ने के लिए जा रहे थे, जब तुम ऊंचाई पर थे और ऊंचाई से उतर रहे थे, तब तुम बहुत सावधान थे। तुम अपने आप को पूर्ण ध्यान रख रहे थे कि तुम ना गिरो। तुम पूरे ध्यान से काम कर रहे थे। पर जब तुम जैसे जैसे अपने लक्ष्य के पास आते गए और जब तुम्हें दिखा कि अब ऊंचाई कम है, तब निश्चय ही तुम्हारा ध्यान इधर उधर होगा, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि रिस्क मेरी इतनी नहीं है। तो इसीलिए मैंने तुम्हें फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा कि पुत्र ध्यान से, अभी पूरा उतरे नहीं। गुरु की बात शिष्य को समझ आई और उसने उनके हाथ जोड़कर कहा धन्यवाद। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अक्सर हम लोग भी यही करते हैं। जब एग्जाम हमारे दूर होते हैं या आप किसी जॉब के लिए देख रहे हैं, तो अक्सर हम बहुत ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ में, बहुत फोकस होकर काम करते हैं। चाहे आप जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, आप अपना एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, बट जैसे जैसे आप उस चीज के पास आते हैं, जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके एग्जाम आ रहे हैं, तो जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं, तो स्टूडेंट थोड़ा सा अपना फोकस खोने लगता है, क्योंकि वो एक लंबे समय से पढ़ता आ रहा है और वो अपना फोकस करने लगता है। अगर आप जॉब देख रहे थे, आपने जॉब पाने के लिए अपना पूरा कोशिश करी, बट जब जॉब मिल जाती है, तो कई बार हम अपना फोकस थोड़ा सा खो देते हैं, हम उस पर उतना कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। जब हम अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो जब हम शुरू में बिजनेस शुरू करते हैं, हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस और ऑर्गेनाइजेशन पे, हमारे उस स्टार्टअप पे, उस सेटअप पे होता है। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं या थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं कि अब तो अच्छा चल रहा है। तो वहाँ ही हमें ध्यान देना है कि दोस्तों, लक्ष्य अभी आया नहीं है, हम लक्ष्य पर पहुंचे नहीं हैं। ये लक्ष्य की मंजिल है जिस पे हम चल रहे हैं। तो हमें अपना फोकस नहीं होना। तो ये जिंदगी की सीख है जो हमें ध्यान रखनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन।